ये शोर कैसा है और ये बदबू कहाँ से आ रही है? सर ये बदबू इस जले हुए हाथ से आ रही है। ओह माय गॉड, ये हाथ यहाँ कैसे आया? सर कुछ कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, उसमें से एक कुत्ता इसे पुलिस स्टेशन के अंदर ले आया। कुत्तों ने बुरी तरह से हाथ को नोच दिया है। मोहन, अगर यहाँ हाथ का टुकड़ा मिला है तो इसका मतलब बॉडी के बाकी हिस्से भी होंगे। कामिनी जी, सर्च टीम को बुलाइए। एक्सक्यूज मी, आप लोग किसी मोहन को जानते हैं जो आसपास रहता है? सर जी, एक मोहन तो रहता था इसी सोसाइटी में, लेकिन अब नहीं रहता। 6 महीने पहले वो यहाँ से चले गए। कहाँ चले गए? सर वो गोमती नगर में शिफ्ट हो गए थे। क्या बात कर रहे हैं मल्होत्रा जी? अरे वो तो करोल बाग में शिफ्ट हुए थे। अरे कहाँ तिवारी जी, मल्होत्रा जी, आप दोनों बिना पागल वागल हो गए हैं क्या? मोहन सेक्टर 16 में शिफ्ट हुआ था। अरे पागलों, किसी को कुछ पता है भी या नहीं? सर कुछ पक्का आइडिया नहीं है। कोई नहीं, जहाँ जहाँ का एड्रेस बोला है वहाँ का पता बता दो। सर हमने सब जगह देख लिया, लेकिन बॉडी कहीं नहीं मिली और ना ही पूछताछ में कुछ पता चला है। अब हम क्या करेंगे सर? कामिनी जी, टेंशन मत लीजिए। क्राइम हुआ है तो क्रिमिनल पकड़ा ही जाएगा। क्रिमिनल किसी और से बच सकता होगा, पर राठौर से नहीं बच सकता। आप एक काम कीजिए। हेलो सर, वो लोग गणपति नगर में शिफ्ट हुए थे, बस मैं इतना ही जानती हूँ, और वो कोई सही आदमी नहीं था। गायत्री जी, आप तो वही है ना जिससे मैंने लक्ष्मी नगर सोसाइटी के पास फोटो दिखाकर पूछा था? जी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए कुछ बता नहीं पाई। इट्स ओके, आप बता दीजिए कि आप उस कटे हुए हाथ के बारे में क्या जानती हैं? सर, वो हाथ मेरी सहेली रेशमा का है। इतने यकीन की वजह, उसके नेल्स पर जो आर्ट वर्क है, वैसे आर्ट वर्क की वो आदी थी। लेकिन वैसा आर्ट वर्क तो कोई भी आर्टिस्ट कर सकता है। जी कर सकता है, लेकिन उस आर्टिस्ट के फिंगर्स पर ऊपर वैसे ही 2 तिल हो, उतने ही डिस्टेंस पर। ऐसा इत्तेफाक शायद संभव नहीं है सर। और क्या जानती हैं रश्मि के बारे में? सर, इस नील आर्ट के अलावा वो एकदम घरेलू थी, बहुत ही कम लोगों से मिलती थी। उसे जरूर मोहन ने ही मारा होगा। मोहन? मोहन कौन? रश्मि का बॉयफ्रेंड। रश्मि मोहन एक साथ साल भर से रह रहे थे। वो उसे बहुत मारता पीटता था। इतना ही नहीं सर, वो कमीना मुझे भी छेड़ता था। मैंने कई बार रश्मि को समझाने की कोशिश की थी कि वो मोहन को छोड़ दे, मगर उसकी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी। अगर छोड़ देती तो शायद आज जिंदा। हिम्मत से काम लीजिए गायत्री जी। अगर आपको उसका एड्रेस पता है तो प्लीज शेयर विद अस। वो गणपति नगर में कोयल अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 205 में उसके साथ रहती थी। कामिनी जी। ओह नो, बहुत बुरी तरह से काटा है सर। तुम्हें कुछ मिला? हाँ सर, दूसरे बेडरूम से ये एटीएम का कवर और मोहन के आधार कार्ड का जेरोक्स मिला है। एटीएम का कवर? मोहन के आधार से उसका बैंक अकाउंट का पता करके बैंक वालों से बोलो कि उसके अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो हमें तुरंत बताए। यस सर। और हाँ, मोहन के फोटो हर जगह पहुंचा दो। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, एवरीथिंग।
वो दरिंदा शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सर अभी अभी बैंक से फोन आया था। उन्होंने बताया मोहन ने अभी दिल्ली नोएडा हाईवे के पास वाले एटीएम से पैसे निकाले हैं। जल्दी चलो, इस बार ये हाथ से नहीं निकलना चाहिए। सर मोहन फिर से बच गया। हाँ, पर कब तक बचेगा वो इंस्पेक्टर राठौड़ से? हेलो, क्या? ओके, हम पहुंच रहे हैं। गाड़ी वापस घुमाओ और जल्दी रंगीला ढाबा चलो। जल्दी, फास्ट फास्ट। अब उठोगे भी या बैठे ही रहोगे? चलो हमारे साथ, अब हम तुम्हें भरपेट खाना खिलाएंगे, वो भी जेल में। रुक जाओ मोहन, वरना मैं गोली मार दूंगा। गोली मत मारना सर, मैं चलूंगा आपके साथ। चलो उठ। क्यों मारा तूने रश्मि को? चल बोल। मैं और रश्मि एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर हम लिविंग में रहने लगे, पर मेरा चक्कर मालती और पूनम नाम की लड़की से भी चलने लगा। इसी बात से रश्मि और मेरे बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। फिर एक दिन मैंने उसे भी मार दिया सर, फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंकने लगा। रश्मि के बाकी बॉडी पार्ट्स ठीक थे, बस एक हाथ क्यों जला था? ऐसा इसलिए किया क्योंकि फिंगरप्रिंट्स के जरिए उसके आधार का पता ना चल सके। मुजरिम गुनाह लाख चाहे छुपा ले, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है मोहन। अब तुम्हें फांसी की सजा से कोई नहीं बचा सकता। सर आप ये कैसे कर लेते हैं? एक ही थप्पड़ में 4 दांत बाहर। कमाल है सर आप। अपना तो ऐसा ही है। ये तो किसी नताशा की गुमशुदगी की फाइल है। कामिनी, यस सर। नताशा के घर चलो। कौन नताशा सर? ये 6 महीने पहले गायब हुई थी, मेरी ज्वाइनिंग से पहले। माँ जी, आई नो आपने जब अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी तब इस केस को हैंडल करने वाले इंस्पेक्टर विनय को सब बताया था, लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद अब ये केस मेरे अंडर आ गया है। सो प्लीज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं वही सब वापस जानना चाहता हूँ। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर। कोई मुझे 1000 बार भी वही रिपीट करने के लिए बोले तो भी मैं बोलूंगी। बस मुझे मेरी बेटी मिल जाए। नताशा पोल्क होल न्यूज में न्यूज रिपोर्टर का काम करती थी। 6 महीने पहले वो किसी काम से मुंबई से रायगढ़ गई थी। वहां से लौटते समय उसने बताया कि वो 1 घंटे में घर पहुंचने वाली है, लेकिन वो 1 घंटा आज तक पूरा नहीं हुआ। माँ जी, नताशा रायगढ़ अकेली गई थी या किसी के साथ? जी, अकेली ही गई थी। कामिनी, फाइल्स में देखो जरा, नताशा के कॉल्स डिटेल्स फाइल है कि नहीं? नो सर, नो कॉल डिटेल्स। तो जल्दी से कॉल और उसकी आखिरी लोकेशन के डिटेल्स निकलवाओ। सर, नताशा की सीडीआर की कॉपी आ चुकी है, जिसमें उसकी लास्ट लोकेशन NH10 हाईवे है। और सर, 1 नंबर पर उसकी सबसे ज्यादा बात हुई है, जो नताशा के ऑफिस कलीग अयान का है। गुड, तुम इस आर्यन के भी CDR और लास्ट लोकेशन भी निकलवाओ। यस सर।
तुम्हारा ढाबा यहाँ कब से है? मैडम जी ये तो हमारा पुश्तैनी ढाबा है, तकरीबन 70 साल से हम यहाँ हैं। पर बात क्या हो गई मैडम जी? 6 महीने पहले इसी जगह से ये लड़की गायब हुई है। तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? जी नहीं मैडम जी, 6 महीने पहले यहाँ हाईवे पर काम चल रहा था, जिसकी वजह से सभी दुकानें करीब 1 महीने तक बंद थी, इसलिए हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मैडम जी। कुछ पता चला? नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है कामिनी? हाईवे 24 घंटे बिजी रहता है और किसी ने कुछ नहीं देखा। सर हमें अभी पता चला है कि उस समय हाईवे पर बहुत काम चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ की सारी दुकानें बंद थीं। आर यू श्योर? ढाबे वाले ने और आसपास के लोगों ने तो यही बताया है सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर। जिस दिन नताशा का फोन बंद हुआ था उस दिन अयान का मोबाइल फोन यहीं पर ट्रेस हुआ है और ठीक 1.5 घंटे बाद उसकी लोकेशन उसके घर पर शो हुई थी। एक काम करो, स्केलेटन डिटेक्टर मशीन मंगवाओ। ओके सर। सर यहाँ कुछ है। खुदाई करो। कामिनी, सारे सबूत और कंकाल को फोरेंसिक भिजवाओ और पता करो कि ये कंकाल नताशा का है या किसी और का। सर कंकाल नताशा का ही है। उसका डीएनए जानकी से मैच हो गया है। ये आर्यन के बारे में कुछ और पता चला? हम ट्राई कर रहे हैं सर, जल्द पता चल जाएगा। सर नताशा की जाने के बाद अयान भी ऑफिस छोड़कर कहीं चला गया। जिया जी, आपके पास उसका कोई एड्रेस या फोन नंबर है? जी नहीं, ऑफिस छोड़ने के बाद ही उसका नंबर बंद है और जहाँ वो रहता था वहाँ है भी नहीं। मैं एक बार अप्रोच कर चुकी हूँ। उसकी कोई फोटो? हाँ सर, फोटो है, 1 मिनट। कामिनी, ध्यान से देखो इन सारी फोटोज को। हर फोटो में एक चीज कॉमन है, आर्यन का पेन। इसका कैप देखो, ये बिल्कुल वैसी ही कैप है जैसे हमें कंकाल के पास से मिली है। जी हाँ जी, ये सारी फोटोज आप कामिनी को शेयर कर दीजिए। और कामिनी, तुम ये सारी फोटोज अपने खबरियों को सर्कुलेट कर दो। मुझे हर हाल में आर्यन चाहिए। सर अयान का पता चल गया है। वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर सोनापुर जिले के इस घर में छुपकर बैठा हुआ है। इस आर्यन के अब छुपने छुपाने के दिन खत्म हुए। जी कहिए। मैं इंस्पेक्टर राठौर। जितना भागना था तुम भाग चुके हैं, अब और नहीं। चलो उठ। सर मैंने कुछ नहीं किया। देखो आर्यन, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत है। कत्ल के वक्त तुम नताशा के साथ NS10 हाईवे पर मौजूद थे। तुम्हारे पेन की कैप भी हमें नताशा के कंकाल के साथ मिल चुकी है, इसलिए सच बोलो। पोल खोल न्यूज चैनल के साथ काम करते हुए मैंने पैसों का गबन किया था, जो नताशा को पता चल गया। वो पैसा लौटाने के लिए कहने लगी, लेकिन मैं वो पैसा क्रिप्टो करेंसी में डुबो चुका था। मगर मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही पैसों का अरेंजमेंट कर लूंगा, लेकिन कर नहीं पाया।
उसे समझाने के इरादे से मैं उसे मुंबई से बाहर ले गया। वो समझने के लिए ही तैयार नहीं हुई। मुझे कंपनी का पैसा लौटाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए था, लेकिन वो मुझे और समय देने के लिए तैयार नहीं हुई। इसी बात को लेकर हमारी लड़ाई हो गई और मैंने गुस्से में आकर उसका गला दबाकर मार दिया। उस रात NH10 हाईवे पर चल रहा काम बंद था, तो मजदूरों के ना होने का फायदा उठाकर मैंने नताशा को वहीं रोड पर ही दफन कर दिया। लेकिन तुम्हारे न्यूज़ चैनल ने तो पैसों की चोरी के लिए कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की। कंपनी छोड़ने से पहले मैंने सारी एंट्रीज बदल दी थी, जो ऑडिट में ही पकड़ी जा सकती हैं, और ऑडिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने पर ही होता है। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि आप आज आ गए। अगर कल आते तो मैं अमेरिका शिफ्ट हो चुका होता, कभी हाथ नहीं आता। हर अपराधी यही सोचता है कि वो बच जाएगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तुम अमेरिका तो क्या पाताल भी चले जाते तो ये राठौर तुम्हें वहां से भी पकड़ लाता। अब उम्र भर जेल को एंजॉय करो। सर, आपने डायलॉग बहुत पुराना मारा था, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वैसे सच कहूं सर, तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये केस सॉल्व होगा, लेकिन आपने बॉडी और खूनी दोनों को ढूंढ निकाला। आप सच में कमाल हैं। अपना तो ऐसा ही है। एक हाथ जो खून से लथपथ है और वो दीवार पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही है। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर को कॉल आता है। यस, एक अनजान आदमी की आवाज आती है। सर, हमारे पड़ोस के घर में एक खून हुआ है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वारदात की जगह पर पहुंचते हैं। वहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। उसके पेट में चाकू से वार किया गया था और दीवार पर खून से दीप लिखा हुआ था। इंस्पेक्टर राठौर ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुंजन की मां को अपनी बेटी को इस हालत में देख सदमा लग गया और वो अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। गुंजन की पड़ोसियों ने बताया कि गुंजन और विवेक नाम के लड़के की शादी तय हुई थी। पुलिस को ये बात बहुत अजीब लगी कि जिस लड़की के साथ शादी होने वाली थी, उसका खून होने के बाद भी वो लड़का या उसके घर का कोई भी सदस्य ये देखने के लिए क्यों नहीं आया। पुलिस ने विवेक और उसके घर वालों का पता लगाया और विवेक को थाने में बुलाया। हाँ सर, ये बात सच है कि मेरी और गुंजन की शादी तय हुई थी और 1 महीने बाद हमारी शादी भी थी, लेकिन किसने सोचा था कि ये सब हो जाएगा। अब हमें सब सच सच बताना, तुम और गुंजन कैसे मिले थे और तुम दोनों का रिश्ता कैसा था। विवेक ने बताया कि अरे, आप आ गए। आइए आइए, मैं कब से आप सबका इंतजार कर रही हूँ। आइए बैठिए। गुंजन की मां ने विवेक के घर वालों को बैठने के लिए कहा और उन्होंने गुंजन को आवाज लगाई। किचन से गुंजन हाथ में चाय का ट्रे लेकर आई। गुंजन को देखते ही विवेक को गुंजन पसंद आ गई। थोड़ी देर बात करने के बाद गुंजन और विवेक दोनों ने एक दूसरे के लिए हाँ कर दी। अगर लड़का लड़की की हाँ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी के लिए। हमें भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। ये तो मेरी बेटी की खुशनसीबी है कि उसे आप जैसे लोग मिल रहे हैं। सब सही चल रहा था। विवेक और गुंजन धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वो कॉल करते, वीडियो कॉल करते, कभी कभी बहाने बनाकर साथ में घूमने चले जाते, अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते, मानो कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। सर, मैं गुंजन को मन ही मन अपनी पत्नी मान चुका था। मैं उससे सच में प्यार करने लगा था। अगर तुम सच में उससे प्यार करने लगे थे तो उसकी मौत की खबर सुनकर आए क्यों नहीं? सर, मैं वापस तब आता ना जब मुझे इसके बारे में कुछ पता होता। सर, मेरे एक रिलेटिव की शादी थी, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ आउट ऑफ टाउन था। हम सब आज ही घर आए हैं। विवेक ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ पिछले 1 हफ्ते से बाहर था। वो गुंजन को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन गुंजन नहीं मानी। पुलिस ने विवेक के बताए अनुसार इंक्वायरी की। सर जी, हमने विवेक के बारे में इंक्वायरी की और वो सच बोल रहा है। वो पिछले 1 हफ्ते से अपने परिवार के साथ आउट ऑफ टाउन था। ये तो ठीक है लालू साहब, पर ये दीप की स्टोरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। गुंजन पूरा नाम तो नहीं लिख पाई
लेकिन कोई ना कोई सबूत तो छोड़ा ही होगा। हमें अपनी तलाश जारी रखनी होगी। इंस्पेक्टर राठौर ने कुछ पुलिस वालों को गुंजन के घर की तलाशी लेने के लिए भेज दिया और उसके बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आई। घर में चोरी के कोई निशान नहीं थे, ना ही घर में किसी के जबरदस्ती घुसने के निशान थे और ना ही घर में कोई चोरी हुई थी। ये सारी बातें इस केस को और भी उलझा रही थी। कुछ दिनों के बाद गुंजन की मां को होश आने लगा और वो जोर जोर से रोने लगी। कामिनी ने उनको संभाला और उनसे पूछताछ की। साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमारा कौन दुश्मन हो सकता है? हमारे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। हम माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थे। आपको किसी पर शक है क्या? कोई गुंजन का पुराना बॉयफ्रेंड या उसे परेशान करता हो, ऐसा कोई? गुंजन की मां ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके घर की लाइट खराब हो गई थी, इसीलिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था। काम खत्म करने के बाद वो पैसे ज्यादा मांगने लगा। गुंजन ने मना कर दिया था और इस बात से वो इलेक्ट्रिशियन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। कहीं अपने गुस्से की वजह से तो उसने मेरी बेटी को नहीं मारा होगा ना? उसका नाम क्या था? सर, उसका नाम शायद दीपेश था। ये नाम सुन सबको लगा कि शायद दीपेश ने ही ये सब किया होगा, क्योंकि गुंजन ने भी अपने खून से दीवार पर दीप लिखा था। पुलिस ने उस एरिया के लोगों से दीपेश के बारे में पूछताछ की। पुलिस को दीपेश का पता चल गया। पुलिस ने दीपेश को गिरफ्तार कर लिया। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने किसी का खून नहीं किया है। हाँ, ये बात सच है कि हमारा पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। सर, मैंने वहां 2 दिन काम किया था, लेकिन काम ज्यादा हो गया था, इसलिए मैंने पैसे ज्यादा मांगे थे। दीपेश ने बताया कि उसने काम तो किया था, लेकिन गुंजन ने ज्यादा पैसे देने से इनकार कर दिया। सर, मैं अपने काम का पैसा भी उससे वसूल नहीं कर पाया, तो खून कहां से करूंगा? हमारे लिए दिन के 300-500 रुपए भी बहुत ज्यादा होते हैं अपना गुजारा करने के लिए। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो गुंजन ने तुम्हारा नाम अपने खून से क्यों लिखना चाहा? सर, मैं खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। आप प्लीज असली गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़ लीजिए। दीपेश की बात सुनकर यह केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया था। दीपेश को सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट किया गया था। फिर दीपेश ने एक चौंका देने वाली बात पुलिस को बताई। उस बात से केस के सारे धागे ही खुल गए। सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। मैं क्यों गुंजन को मारूंगा? मेरा उससे क्या रिश्ता? वही तो जानना है हमें कि तुम्हारा और गुंजन का रिश्ता क्या है और तुमने क्यों मारा गुंजन को। तभी वहां दीपेश आ गया। दीपेश ने सनी को पहचान लिया। दीपेश ने बताया कि जब वो लाइट का काम करने के लिए गुंजन के घर जाता था, तब वहां पर सनी भी आया था। गुंजन की मां मार्केट जाती थी, तब उसी टाइम सनी वहां आता था और वो दोनों अकेले कमरे में 2-3 घंटे साथ में रहते थे, अंदर से दरवाजा बंद करके। अब आगे की कहानी तुम बताओगे या हम अपने तरीके से पता लगाएं? हाँ सर, मैंने ही गुंजन को मारा है। सर, मैं और गुंजन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन गुंजन की माँ को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। सनी ने बताया कि गुंजन की मां ने इमोशनल ब्लैकमेल करके गुंजन को विवेक से शादी करने के लिए मनाया था। विवेक से शादी तय होने के बाद भी गुंजन सनी के साथ रिलेशन में थी, लेकिन धीरे धीरे सनी को महसूस होने लगा था कि गुंजन को अब विवेक अच्छा लगने लगा है। उस दिन रात को जब वो गुंजन से मिलने उसके घर पर गया, तब कमरे में जाने के बाद विवेक का कॉल आया था। वो जिस तरह से प्यार से विवेक से बात कर रही थी, ये बात सन्नी को बहुत बुरी लगी। तुम्हें विवेक अच्छा लगने लगा है ना? अब अच्छा इंसान है तो अच्छा ही लगेगा ना। प्यार करने लगी हो ना तुम विवेक से? ऐसी कोई बात नहीं है सनी, विवेक एक अच्छा लड़का है, बस। इस बात से उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में सनी ने गुंजन के पेट में चाकू मार दिया। गुंजन के मरने के बाद उसने अपने आप को बचाने के लिए गुंजन का हाथ लिया और दीवार पर दीप लिख दिया ताकि सारा शक दीपेश पर जाए, क्योंकि गुंजन ने सनी को पहले बताया था कि पैसों को लेकर दीपेश और उसमें झगड़ा हुआ था।
तुमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन तुम ये भूल गए कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है। सही कहा सर आपने, आपका तो जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी, चीते की चाल बाज की नजर और इंस्पेक्टर राठौर की पकड़ से छूटना इम्पॉसिबल है। अंधेरी गली में एक आदमी जिसने अपना मुंह ढक लिया था, वो गली में आगे आगे जाता है और एक आदमी को गोली मार देता है, जिसके बाद वो खुद को भी गोली मार देता है। अगले दिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि किलर ने पहले राहुल को मारा, फिर उसने खुद अपने आप को मारा। सर, इस केस में तो एक के बाद एक नए मोड़ आते ही जा रहे हैं। हमें तो लगा था कि ये केस अब खत्म हो गया है। हाँ ना सर, ये केस तो भूल भुलैया की तरह गोल गोल घूमे जा रहा है। हमार तो दिमाग ही चकरा गया है। अब इस किलर ने राहुल को क्यों मारा, ये हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि खूनी भी मर चुका है। केस खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सही कातिल का राज खोलना बाकी है और ये राज यहीं से खोलेंगे। मतलब सर? कामिनी, पता लगाओ ये दूसरा आदमी कौन है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालो और दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अगले दिन कामिनी ने इंस्पेक्टर राठौर को बताया कि दूसरे आदमी का नाम विराट है, वो एक हैकर था और ताजुब की बात ये थी कि उसका घर नैना के घर के पास ही था। सर, ऐसा तो नहीं कि विराट का नैना मर्डर केस से कोई ताल्लुक हो? सच का पता लगाकर गुनहगार को सजा देना ही हमारा काम है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी विराट के फ्लैट में गए। वहां उन्हें विराट के कमरे में विराट का कुछ सामान, उसका कंप्यूटर और उसके हैकिंग से जुड़े काम की चीज मिली और साथ ही एक लिफाफा मिला जिसमें नैना और विराट की कुछ अच्छी यादों की तस्वीरें थी और साथ में एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था कि मेरा नाम विराट है, मैं एक अनाथ लड़का हूँ। जब मैं छोटा था मेरे माँ बाबा ने मुझे एक अनाथ आश्रम में छोड़ा था। मेरी परवरिश वहीं हुई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, अकेले अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन रास्ते पर मेरी मुलाकात नैना से हो गई। मार्केट में रास्ते से जाते समय उसके हाथ से ब्रेसलेट नीचे गिर गया था। मैंने उसे वो ब्रेसलेट दिया। ओह, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत एक्सपेंसिव ब्रेसलेट है। वेलकम। तुमने मुझे मेरी इतनी एक्सपेंसिव चीज लौटाई है, इस बात पर एक कॉफी तो बनती है। उसके बाद हम दोनों दोस्त बन गए। धीरे धीरे हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। नैना अपनी सारी बात मुझे बताती और मैं भी कोई भी परेशानी हो तो उसे बताता। नैना के मर्डर के बाद मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता था, लेकिन मैं नैना के कातिल को भी छोड़ना नहीं चाहता था। विराट की चिट्ठी के बाद इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी से राहुल के घर की तलाशी लेने के लिए कहा। राहुल के घर जाने के बाद कामिनी की मुलाकात राहुल की माँ से होती है। जी, आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर कामिनी हूँ और ये मेरे साथ हवलदार लालू पटेल हैं। जी, हम राहुल की मर्डर केस फाइल कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हमें आपकी घर की तलाशी चाहिए। मेरा नाम ललिता है, मैं राहुल की माँ हूँ। और रही बात मेरे बेटे के केस के बारे में, तो मेरा बेटा तो चला गया मुझे छोड़कर। अब क्या किसी को सजा देनी? मेरा बेटा तो मुझे वापस नहीं मिलेगा ना। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन राहुल के ताल्लुकात नैना से भी थे, इसीलिए प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी घर से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिस पर शक किया जा सके। बस कुछ डायरीज थी जिसमें राहुल अपनी मर्जी से कुछ गाने लिखता था। कामिनी ने वो सारी चीजें एक बैग में समेटी और पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। इंस्पेक्टर राठौर ने सारी चीजों को परखा और उसके बाद जो उनके सामने आया उससे तो जैसे सारी गुत्थियां ही सुलझ गई। सर, हमें घर पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे राहुल पर शक किया जा सके। कामिनी, जो सबूत हमें मिले हैं उससे तो ये केस 50% सॉल्व हो गया है। अब तो बस कंफर्म करना बाकी है। हमका कुछ समझ नहीं आया सर जी, आपको इन सब चीजों में ऐसा क्या मिल गया है जिससे केस निपट गया? और ऐसी कौन सी बात है जो हमारे दिमाग में ना आई? कामिनी, राहुल की माँ को यहाँ लेकर आओ।
तो बताइए ललिता देवी जी, क्या जानती हैं आप राहुल के बारे में? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है इंस्पेक्टर साहब? और मैं क्या जानती हूँ मतलब? किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता जी को कुछ कागज के पन्ने दिखाए जिस पर राहुल ने गाने लिखे थे। ये हैंडराइटिंग पहचानती हैं आप? फिर इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता जी को कुछ तस्वीरें दिखाई जो बबलू के मर्डर के दौरान खींची गई थी। उस एक तस्वीर में आईने में जो आई डिड इट लिखा था वो दोनों हैंडराइटिंग सेम थी। आशा है कि आप हमें सच बताएंगे। झूठ बोलकर अब कोई फायदा भी नहीं है। मेरा बेटा तो वैसे भी मर चुका है। हाँ, ये सच है कि बबलू का खून राहुल ने ही किया था। बबलू ने राहुल को देखा था नैना का खून करते वक्त, लेकिन उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो राहुल को ब्लैकमेल करके पैसे लेना चाहता था। लेकिन बबलू नहीं जानता था कि वो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। राहुल बबलू के घर उसे पैसे देने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने गया था। ललिता ने बताया कि राहुल बचपन में बहुत होशियार लड़का था। क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। जो नॉर्मल बच्चे मैथ्स के पेपर 3 घंटे में सॉल्व करते थे वो उनका बेटा 1.5 से 2 घंटे में सॉल्व कर देता था। सारे टीचर्स भी उससे बहुत खुश थे। सभी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन राहुल की अकेले रहने की आदत थी। वो ना ही किसी से बात करता था और ना ही उसका स्कूल में कोई फ्रेंड था। और एक दिन वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। स्कूल की छुट्टी के दौरान एक लड़का स्कूल के बाथरूम में गया था। वहां उसका पैर फिसला और वो दीवार से टकराया। उसके सर से बहुत खून बहने लगा। थोड़ी देर के बाद राहुल वहां गया। उसने देखा कि वो लड़का करा रहा था। वो राहुल से मदद मांग रहा था। मेरी मदद करो राहुल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। राहुल उसके पास गया और हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता रह गया। उस लड़के की दर्द भरी कराहने की आवाज जैसे उसके कानों में संगीत की तरह गूंज रही थी। मदद करो। राहुल वहां तब तक मुस्कुराता रहा जब तक उस लड़के की जान नहीं चली गई और आखिर में उस लड़के ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद राहुल ने खुद से ये बात अपनी माँ को बताई। माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ बेटा, बोलो। माँ, कुछ दिन पहले जब एक लड़का हमारे स्कूल में मर गया था ना, वो मेरे सामने ही मरा था। जब मैं वॉशरूम गया तब वो लड़का दर्द से तड़प रहा था, मुझसे मदद मांग रहा था, लेकिन मुझे उसकी आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। मैं बस आंख बंद करके उसकी आवाज सुन रहा था और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। ये बात सुनकर ललिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इसीलिए उसने राहुल को एक हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल से लौटने के बाद भी राहुल में कोई सुधार नहीं था। अब तो वो और भी ज्यादा अकेला रहने लगा था। वो दिन भर अपने कमरे में रहता। वो ललिता को भी अपने कमरे में आने नहीं देता था। राहुल को संगीत पसंद था, लेकिन उसे लोगों की चीखें, उनका दर्द भी अच्छा लगने लगा था। क्या नैना का खून भी राहुल ने ही किया था? हाँ, नैना को भी राहुल ने ही मारा था। और यही नहीं, नैना से पहले भी राहुल की एक और गर्लफ्रेंड थी। राहुल ने उसे भी मारा था। राहुल का दिमाग कुछ इस कदर था कि जो उससे प्यार करता था वो उसे मार देता था। तो उसने आपको कभी क्यों नहीं मारा? आप तो उसकी माँ हैं। आप तो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती होंगी। जब मैंने उसे हॉस्टल भेजा तब से उसे ऐसा लगने लगा था कि मैं उससे प्यार नहीं करती, उसकी परवाह नहीं करती। इसलिए उसने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। तो क्या नैना का खून भी? हाँ, नैना को भी राहुल ने ही मारा था। दरअसल नैना को उस रात को ही पता चल गया था कि राहुल की एक और गर्लफ्रेंड थी। जब उसने राहुल का मोबाइल चेक किया तो नैना को राहुल की अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ वाले फोटोज मिल गए। नैना ने राहुल से उसके बारे में पूछा और राहुल ने नैना को सब कुछ बता दिया। क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला? और अब तुम सब कुछ जान गई हो तो तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। वैसे तो मैं तुम्हें अभी नहीं मारने वाला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कल नहीं तो आज ही सही, अभी ही सही। और ऐसा कहकर उसने नैना का कत्ल कर दिया। घर आने के बाद उसके चेहरे पर सुकून था। ललिता जी को डाउट हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ होगा।
आपका बेटा इतना बड़ा अपराधी था, लेकिन आपने फिर भी उसका साथ दिया। जितना आपका बेटा गुनहगार है, उतनी ही गुनहगार आप भी हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता का बयान लिया और अपने बेटे के खून में उसका साथ देने के जुर्म में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वाह सर, आपका तो जवाब नहीं। आखिरकार आपने खूनी को भी पकड़ा और खूनी के खूनी को भी, और उसका साथ देने वाले को भी। हाँ सर, ये बात तो सच है। आप बहुत कमाल के हैं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। कोई भी मुजरिम राठौर की नजर से नहीं बच सकता, चाहे वो साइको ही क्यों ना हो। कामिनी ने प्रियंका को अरेस्ट किया है और उससे पूछताछ कर रही है। बोलो, क्यों किया तुमने ये सब और किसके कहने पर किया? मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तुमने जो किया वो गलत किया या सही किया, ये हम तय करेंगे। वारदात की जगह रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद भी तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। संजू सुबह सुबह अपने बिस्तर से उठकर नहाने के लिए जाता है और फिर किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगता है और अपनी बेटी को आवाज लगाता है। सोना, सोना बेटा, सुना बेटा, उठो बेटा, चलो रेडी होकर नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से एक लड़की अपने हाथ में डॉल लेकर नीचे आई। पापा, आज आपने क्या बनाया है? आज हमने आपका और आपकी किटी का फेवरेट ऑमलेट बनाया है, वो भी चीज वाला। ओह, थैंक यू सो मच पापा, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट पापा। ऐसा कहकर सोना ने अपने पापा को गले लगाया और बाद में दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। फिर डॉक्टर संजू हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुए। सोनू बेटा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं बाहर से डोर लॉक कर दूंगा। ओके? ओके पापा। संजू घर लॉक करके हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक पेशेंट का कॉल आया। हेलो, बोलो समीर। डॉक्टर, क्या आप आज फ्री हैं? मुझे अपने बेटे के लिए आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए थी। समीर, पेशेंट्स के लिए मैं कभी भी बिजी नहीं रहता, ये मेरा काम नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं 15 मिनट में हॉस्पिटल आ जाऊंगा, तुम भी आ जाओ। थोड़ी देर में संजू हॉस्पिटल पहुंच गया। प्रियंका संजू के हॉस्पिटल की नर्स थी। संजू के आने से पहले ही वो उसकी कैबिन ठीक करके रखती और सारे पेशेंट्स की फाइल्स मैनेज करके रखती। संजू कैबिन में आकर, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका। आज किस किस की अपॉइंटमेंट है? प्रियंका ने अपॉइंटमेंट लिस्ट संजू को दे दी। संजू लिस्ट चेक कर ही रहा था कि बाहर से डोर खटखटाने की आवाज आई। यस, कमिंग। समीर अंदर आया। सर प्लीज, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप कुछ तो कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। संजू ने समीर के बेटे को अंदर बुलाया और उसे चेक किया। प्रियंका बंटी को बाहर ले आई। उसके बाद डॉक्टर संजू ने बताया कि बंटी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हमें फौरन उसकी सर्जरी करनी होगी और सर्जरी के लिए मिनिमम 2 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन इसमें मैं अपनी फीस नहीं लूंगा। तुम सिर्फ 1.5 लाख का इंतजाम करो और मैं अपने कुछ चिल्ड्रन चैरिटी वाले दोस्तों को जानता हूँ, मैं उससे भी बात कर लूंगा। हो सकता है कि वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। समीर ने संजू को थैंक यू कहा और वहाँ से निकल गया। संजू ने भी अपने बाकी के पेशेंट्स को देखा और फिर वहाँ से अपने घर चला गया। घर जाते ही वो अपनी बेटी के पास गया और उसने उसे चॉकलेट दी। फिर वो फ्रेश होने चला गया। अगले दिन फिर वो अपनी बेटी से मिलकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। संजू सभी चैरिटी वाले से बात कर रहा था बंटी के ऑपरेशन की हेल्प के लिए। जब वो बात कर रहा था तब प्रियंका संजू को अजीब सी नजरों से देख रही थी, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। संजू कॉल पे समीर से बात कर रहा था। हेलो समीर, क्या तुम अभी मेरे हॉस्पिटल आ सकते हो? ओके सर, मैं अभी आता हूँ। समीर जल्दी से हॉस्पिटल आ गया। संजू ने समीर को बताया कि बंटी के ऑपरेशन के लिए चैरिटी से 1 लाख की मदद मिली है। ये बात सुनकर समीर बहुत खुश हुआ और संजू को थैंक्स बोलने लगा। समीर अपने घर गया और खुशी से अपने बच्चे को गले लगा लिया।
अगले दिन समीर बंटी को लेकर हॉस्पिटल गया। संजू ने उसे चेक किया। प्रियंका को बंटी को दूसरे रूम में ले जाने के लिए कहा। प्रियंका उसे अपने साथ ले गई। थोड़ी देर बाद संजू बंटी के पास गया, लेकिन बंटी बहुत घबराया हुआ था। जैसे ही संजू बंटी के पास गया, बंटी वहां से भाग गया और समीर के पास गया। वो घबराता हुआ समीर से बोला, पापा मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है पापा, प्लीज प्लीज चलो यहाँ से। बंटी का ये अजीब सा बर्ताव देखकर संजू और समीर हैरान रह गए। घर जाने के बाद समीर ने बंटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बंटी ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ एक ही बात बोलता रहा कि उसे वहाँ नहीं जाना है। शाम को जब संजू वापस घर गया तो उसकी बेटी सोनू सो चुकी थी। संजू ने लाइट्स ऑफ की और वो भी सोने के लिए चला गया। सुबह सोनू संजू के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए जिद करने लगी। संजू ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। ओके, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ, लेकिन तुम वहां पर किसी से बात नहीं करोगी और ना ही किसी को उसके काम में डिस्टर्ब करोगी। ओके पापा। संजू अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल गया। कैबिन में जाने के बाद सोनू साइड के सोफे पर आराम से बैठी थी। फिर वहां पर समीर आया। उसने बंटी के अजीब से बिहेवियर के बारे में संजू को बताया। तुम टेंशन मत लो, मुझे लगता है शायद बंटी सर्जरी के नाम से डर गया होगा। मैं बात करता हूँ उससे। समीर और संजू ने बंटी को समझाया। तभी वहां पर सिस्टर प्रियंका आ गई। उसे देख बंटी फिर से डर गया। बंटी का ये बिहेवियर संजू और समीर को हैरान कर देने वाला था। शाम को संजू अपनी बेटी के साथ घर लौटा। 3 दिन बाद बंटी के सर्जरी की डेट थी। संजू बंटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। बंटी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और बेड पर सुलाया गया। थोड़ी देर बाद जब संजू ऑपरेशन थिएटर में गया तो वहां बंटी नहीं था। समीर, संजू और हॉस्पिटल के स्टाफ ने बंटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। एक स्टाफ ने बताया कि एक नर्स जिसने अपना मुंह ढका हुआ था, वो एक बच्चे को लेकर हॉस्पिटल के पीछे वाली साइड पर गई है। समीर ने फौरन पुलिस को फोन किया। हेलो, इंस्पेक्टर राठौर सर, मैं समीर बात कर रहा हूँ। आप प्लीज सहारा के चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट सिटी हॉस्पिटल आ सकते हैं? एक नर्स मेरे बच्चे को भगा कर ले गई है। हम 5 मिनट में वहां आ रहे हैं। प्रियंका संजू को लेकर भाग ही रही थी कि सामने से कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ वहां आ गए और उन्होंने प्रियंका को रंगे हाथों पकड़ लिया। कामिनी, ये ऐसे नहीं बताएंगे। इनके पतिदेव को भी पुलिस स्टेशन में लाते हैं। क्या पता वो भी इस क्राइम में इनके साथ हो। ये बात सुनकर प्रियंका की पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रियंका ने बताया कि मेरे पति का इसमें कोई हाथ नहीं है, उसने ये सब कुछ अकेले किया है। मैंने बंटी को किडनैप जरूर किया था सर, लेकिन उसके साथ कुछ गलत करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए। मतलब? इंस्पेक्टर राठौड़ संजू को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आए। वाह, मानना पड़ेगा आपको डॉक्टर संजू। क्या मैनेजमेंट है आपकी। सारी चीजें इतनी अच्छी तरीके से संभाली कि किसी को शक ही नहीं हुआ कि जिस इंसान को लोग देवता मानते हैं वो एक राक्षस भी हो सकता है। संजू एक साइको की तरह बिहेव कर रहा था। मैंने क्या किया है सर? मैं तो बस अच्छे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना सर। प्रियंका ने बताया कि डॉक्टर संजू की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो भले ही एक डॉक्टर है, लेकिन वो एक साइको भी है। वो अच्छा डॉक्टर बनने के चक्कर में खुद ही केमिकल की दवाई बनाते हैं और उसका एक्सपेरिमेंट बच्चों पर करते हैं। इसमें कई बच्चों की जान चली गई है। प्रियंका के बेटे का इलाज भी उसी हॉस्पिटल में चल रहा था। डॉक्टर संजू ने उसे अपने एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाया और उसकी मौत हो गई। बंटी के साथ भी वो वही करने वाला था, इसीलिए वो बंटी को लेकर भाग गई थी। तुम अपने एक्सपेरिमेंट में इतने अंधे हो गए थे कि तुमने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। वो भी तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के दौरान मर गई बेचारी। डॉक्टर पागल की तरह बिहेव करते हुए। नहीं, मेरी बेटी जिंदा है, जिंदा है मेरी बेटी। वो कहीं नहीं गई है मुझे छोड़कर।
हमेशा मेरे पास ही रहती है। प्रियंका ने बताया था कि डॉक्टर संजू की एक बेटी भी थी जिस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था और उसकी भी मौत हो गई, और ऐसा कई सालों से चलता आ रहा था। प्रियंका को ये बात तब पता चली जब उसके बेटे की मौत के बाद उसने डॉक्टर संजू को आईने के सामने बात करते हुए देखा था। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस एक्सपेरिमेंट किया था प्रियंका के बेटे पर। अब वो मर गया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, वो तो अपने आप ही मर गया, कमजोर था बेचारा, इंजेक्शन की पावर शायद सहन नहीं कर पाया। ये सारी बातें प्रियंका चुपके से सुन रही थी। वो तभी अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास डॉक्टर संजू के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब उसके पास सबूत था, उन सारे बच्चों की झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स जिन पर संजू ने एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मार डाला था। ये सारे रिपोर्ट संजू कहाँ छुपा कर रखता था ये प्रियंका पहले नहीं जानती थी, लेकिन आज सर्जरी से पहले जब संजू हॉस्पिटल के एक कमरे में गया जहां किसी और को जाने की परमिशन नहीं थी, तब प्रियंका ने उसका पीछा किया और संजू वहां से लॉक लगाकर बाहर निकला तो प्रियंका ने उसे धक्का दिया और उसके जेब से कमरे की चाबी चुरा ली। प्रियंका ने चुपके से अंदर जाकर देखा तो सारी रिपोर्ट्स वहीं पर थी। तब उसका ध्यान उसकी घड़ी पर गई। बंटी की सर्जरी के लिए सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसीलिए वो बंटी को ऑपरेशन थिएटर से भगाकर ले गई ताकि वो सर्जरी को रोक सके। संजू की बेटी को मरे हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी बेटी सिर्फ उसके इमेजिनेशन में जिंदा थी। इंस्पेक्टर राठौर समझ गए थे कि अगर संजू बाहर रहा तो और भी बच्चों को इससे खतरा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने संजू का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया ताकि उसका इलाज हो सके। हमने ये केस आसानी से सॉल्व तो कर दिया, लेकिन उन बच्चों को न्याय नहीं दिला पाएंगे सर, जो इस एक्सपेरिमेंट में मारे गए। हम जनता के रक्षक हैं कामिनी। हम जुर्म को कम करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। जुर्म के कई चेहरे हैं, इसलिए आप सबसे विनती है कि हम तो हैं ही आपकी रक्षा के लिए, लेकिन आप भी अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। वाह सर, क्या बात कही है आपने, आपका तो जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।